अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सेहत ज़िंदगी और मैं हूं डॉक्टर अबीना असलम। आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर साकिब मिन्हास, हु इज़ अ डेंटल सर्जन और करेंटली ही इज़ प्रैक्टिसिंग एट हिज प्राइवेट क्लिनिक एट ताज मेडिकल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का, हमें टाइम देने का। ठीक है, तो हम आज बहुत एक जनरल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मली जो है डेंटल विजिटेशंस कितनी होनी चाहिए या टेक्निक्स क्या होती हैं ब्रशिंग की। तो सबसे पहले मैं ये जिक्र करूँगी कि हम ये देखते हैं कि जब तक हमारे यहाँ कोई ना कोई इशू कोई बिगड़ता नहीं है दांत का या ओरल हाइजीन से कोई भी रिलेटेड, तब तक लोग डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करते। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि डेंटल विज़िट्स जो है वो कितनी फ्रिक्वेंटली होने चाहिए और उनको ये मैसेज लोगों तक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीना आज मदू करने के लिए इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारा क्लिनिक मेन राशिद मिन्हास रोड पे एन गुलशन चौरंगी ताज कंसल्टेंट क्लिनिक्स की बिल्डिंग में। ओके। और पिछले 10-12 साल से हमारी प्रैक्टिस कराची में जानी और पहचानी जाती है और एक स्टेट ऑफ एन आर्ट क्लिनिक के तौर पे जानी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे क्लिनिक का नाम है द डेंटल क्लिनिक डॉक्टर साकिब मिन्हास एंड एसोसिएट्स, जहाँ पे मैं ख़ुद भी मौजूद होता हूँ और मेरे अलावा कुछ और कंसल्टेंट्स भी वहाँ पे, डेंटल कंसल्टेंट्स भी लोगों के मसाइल को हल करने के लिए मौजूद होते हैं। आपका बिल्कुल वजह सवाल है और ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है और एक पेचीदा मसला है कि जब तक चीज़ बेतहाशा ख़राब नहीं हो जाती तब तक लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। बहुत अहम है कि लोग इब्तदा में ही जब बिगाड़ पैदा होना शुरू हो रुजू करें, ताकि कम से कम वक्त और कम से कम ख़र्चे से वो अपने डेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। पाकिस्तान में देखा जाए तो अक्सर व बेशतर लोगों का यही ख्याल है कि जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती, आप कार्डियोलॉजी में ले लें, आप हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड बात कर लें, लोगों से आप ये कहें कि आप एक्सरसाइज करें और अपनी चीज़ों को पहले से मेंटेन करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, ताकि आपकी कोलेस्ट्रॉल की डेवलपमेंट या और सेकेंडरी इश्यूज़ की डेवलपमेंट ना हो। तो लोग इन चीज़ों से झिझकते हैं और ये सोचते हैं कि बाद में खर्चा कर लेंगे। अगर आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं और इस तखमीने को कैलकुलेट करें कि इस पे कितने अखराजात आ सकते हैं, तो देखा ये जाएगा कि वो एक्सरसाइज करने में और डाइट मॉडिफिकेशन करने में एक इंसान अपनी सेहत पे कम खर्चा करता है पूरी ज़िंदगी में, बजाय कि उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और ठीक करने के लिए, जो कि क्वालिटी लाइफ नहीं होती, वो दवाइयाँ खाने पे या कोई मेजर सर्जरी या ऑपरेशन कराने के बाद वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है आज के दौर में भी। और अगर हम पहले से भी कंपेयर करें तो ये बहुत अहम है कि लोग पहले जाएं, जल्दी जाएं और रुजू करते रहें। डेंटल मसाइल के हवाले से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, WHO की गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन एसोसिएशन जैसे ADA है, उनकी गाइडलाइंस हैं। वो ये कहते हैं कि हर इंसान को, हर शख्स को, बड़े छोटे बच्चे को, बुज़ुर्गों को, सबों को हर 3 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए और हर 6 महीने में एक रूटीन सफाई करवानी चाहिए दांतों की, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। सही। स्केलिंग एक बहुत अहम अमल है और इसको ये इस तरह समझना चाहिए कि दांत मुंह में एक मशीन की मानद है, तो किसी भी मशीन को मेंटेनेंस की, सफाई की ज़रूरत होती है। आप अपने घर के पंखे को, फ्रिज को, AC को जितना साफ सुथरा रखें, उतना वो देर से ख़राब होगा और उतना अच्छा वो अपना परफॉर्मेंस देगा। उसी तरीके से दांत या पूरा जिस्म, इंसान खुद एक मशीन है और दांत इस बड़ी सी मशीन के अंदर, एक बहुत डायनामिक और मल्टी फंक्शनल मशीन के अंदर एक बहुत अहम मशीन है और इसकी मेंटेनेंस और सफाई भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उसके लिए ब्रश करना चाहिए बर वक्त, उसके लिए कुछ भी खाएं पिएं कुल्ली करनी चाहिए। उसके लिए ये बहुत अहम है कि आप डेंटिस्ट के पास जाके हर 6 महीने में दांतों की सफाई करवाएं। हमारे यहाँ होता ही है कि बहुत ज़्यादा लोग उस वक्त आते हैं दांतों की सफाई करवाने
जब उनकी कोई शादी वगैरह या कोई मेजर ओकेजन होना होता है ज़िंदगी में कि भाई तस्वीरें अच्छी आ जाएं, और उसके बाद फिर आते हैं जब वो रिटायर हो रहे होते हैं और उनको कोई प्रोविडेंट फंड या कोई ग्रेजुएटी या कोई बड़ी अमाउंट हाथ में आ जाती है, वो अपना घर वर और सारी चीज़ें सेटल कर चुके होते हैं और दांत तक ख़राब कर चुके होते हैं और डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब दांत हिलने नहीं चाहिए, सफाई कर दें। अब डॉक्टर बेचारा क्या करे कि 40 साल से जो बिगाड़ खराबी पैदा हो रही थी, जो मैल गंदगी वहाँ पे जमा हो रही थी, उसको साफ करे, और हड्डी और मसूड़े जो कि रिसीड कर चुके हैं, नीचे जा चुके हैं, और उसके बावजूद कई दांत ऑलरेडी हिल रहे हैं, उनको कैसे रोके। तो ये लोगों का इसमें खुद से प्रोएक्टिव होना और इसको समझना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि उनको इसको कम से कम, अगर हम इसको पाकिस्तान स्टैंडर्ड भी कर दें ना, तो इंटरनेशनल भी हम ना माने तो हमें कम से कम भी, मैं ये कहता हूँ कि आप साल में एक दफ़ा तो ये कर लें कि आप किसी अच्छे मुनासिब डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे उनके देख लें कि उनके हाइजीन स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, वो नुमाया तरीके से अपनी हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कोई प्राइवेट डेंटिस्ट अफोर्ड कर सकते तो बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ बहुत कम खर्चे में, बहुत कम फीस में डेंटल स्टूडेंट्स जो हैं सफाई कर देते हैं। और सफाई का ऐसा काम है कि कोई भी समझदारी के साथ, बेसिक नो हाउ के साथ, उसमें बहुत कोई ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है, बेसिक ट्रेनिंग के साथ भी कोई भी कर सकता है, डेंटल स्टूडेंट या डेंटल ग्रेजुएट, तो वो आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। तो मेक इट अ हैबिट कि आप कराएं। आप बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी इदारों में जाके बहुत कम फीस दे के भी ये प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। वही बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसको पहले ही आप प्रिवेंट कर लें। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम बात करते हैं टूथ ब्रशिंग की, जैसे कि जो टूथ ब्रश होता है आपका, उसको हमें कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए और किस हिसाब से, कैसी क्वालिटी है, कुछ हमें उसके भी कुछ स्पेसिफिक देखनी चाहिए चीज़ें। अच्छा, टूथब्रश बहुत सारे आते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड तो हमारे यहाँ पहले से अवेलेबल होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें और रुझान और रिसर्च बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली इनोवेशन है इसमें भी, और शेप्स और डिज़ाइन। तो आप दरमियानी कीमत का ब्रश लेने की कोशिश करें, बहुत हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करें, सॉफ्ट और मीडियम। अगर आपके दांत बहुत टफ नहीं हैं, अगर आपके कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि आपके दांत ब्रशिंग से घिसना भी शुरू हो रहे हैं, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। अपने मसूड़ों को उठा के देखना चाहिए ब्रशिंग से पहले, या कोई एक टाइमलाइन, आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर कैमरा मौजूद है, तो आप एक ब्रश लें और ब्रश को आप यूज़ करना जब शुरू करें तो गम उठा के अपने दांतों की पिक्चर ले लें कि क्या वो आपके गम्स को, क्या आपके दांतों को अपग्रेड तो नहीं कर रहा, घिस तो नहीं रहा। और आप अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस लें, ब्रांडेड ब्रशेस लें तो अच्छे रहते हैं। हम यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकते बहुत सारी ब्रांड्स का, लेकिन जो अच्छी नुमाया ब्रांड्स हैं उनके ब्रशेस अमूमन अच्छे होते हैं। तो अमूमन मैं लोगों को सॉफ्ट और मीडियम एडवाइस करता हूँ, कहीं देख के कि जहाँ लोगों के इस किस्म के इश्यूज़ हैं वहाँ उनको एक्स्ट्रा सॉफ्ट या स्लिम सॉफ्ट या चारकोल ब्रशेस एडवाइस करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड। तो इसमें भी है कि हर चीज़ आप खुद से तय्युन नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी को रुजू करना पड़ेगा, अपने हिसाब से वो आपको एडवाइस करेगा। द सेम वे कि आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाएं और अपनी स्किन के हवाले से पूछें कि मेरी स्किन के लिए क्या चीज़ है, उसी तरीके मेरे दांतों के लिए क्या मुनासिब और मौजू रहेगा। तो गो एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर फॉर योर नीड्स। ठीक है। और अगर टूथपेस्ट की बात करें, जैसे फ्लोराइड आता है, फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं, तो उसका भी एक लिमिट तक यूज़ होना चाहिए, और कोई ऐसा और इंग्रेडिएंट है जो देखा जाए कि अगर ये उसमें प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है तो नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए? बिल्कुल। मार्केट में जब हम देखते हैं तो एक जनरल यूज़ के टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं, फिर बच्चों के यूज़ के कुछ लोकल ब्रांड्स भी और इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर मार्केट में सेंसिटिविटी के लिए और ब्लीडिंग गम्स के लिए भी टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं। जिनको मसूड़ों से खून आता है, असल उनका मसला हल क्लीनिंग से होना होता है।
मसूड़ों की सेहत को ठीक करना होता है, या कभी कभार कुछ सेकेंडरी इश्यूज होते हैं, कुछ मेडिसिन का असरात होता है जो वो ले रहे होते हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट्स ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह को भी जांचना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन आम तौर पे जब तक आप सफाई नहीं करा सकते, आप वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीडिंग गम्स के लिए, जो ब्लीडिंग गम्स के टूथपेस्ट हैं। उसी तरीके से जहाँ सेंसिटिविटी का इशू आ रहा हो, वहाँ पे भी सफाई का इशू या ये जांचना और देखना बड़ा ज़रूरी है कि दांत में कोई खोड़, खड्डा या कैविटी तो नहीं है, क्या फिलिंग वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, या मसूड़े ख़राब हो रहे हैं, उनके ठीक सफाई से हो सकते हैं, तो सही होने से ये मसला ख़त्म हो सकता है। तो वहाँ ट्रांजिएंट जब तक आप 15 दिन, 20 दिन, महीना भर डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो इन दैट पीरियड आपके कोई स्टूडेंट है, उसके इम्तिहान है, कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी उस वक्त सेहत साथ नहीं दे रही है, कोई ऑफिस गोइंग है, उनके क्लोजिंग है या बहुत बिजी शेड्यूल है तो वो नहीं कर पा रहे, तो आप आर्जी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कर लें, लेकिन इनको हैबिट या रूटीन नहीं बनाना चाहिए। जनरल टूथपेस्ट के अंदर इंटरनेशनल एक्सटेंडेड है कि 1250 ppm के ऊपर ना 1250 ppm के हिसाब से मिनिमम रेंज है फ्लोराइड की, जो कि टूथपेस्ट के अंदर होता है। फिर टूथपेस्ट के अंदर और मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, ये सब भी डाले जाते हैं। ये सब के सब जब हम ब्रश करते हैं या हम आम ग़िज़ा भी लेते हैं, तो एक मैकेनिज़्म ऐसा होता है मुंह में कि हमारे सलाइवा के अंदर मिनरल्स दांत छोड़ता है, और जो सलाइवा के अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं वो दांत वापस लेता है। जब दांतों का या ओरल कैविटी का pH न्यूट्रल रहता है तो दांत अपने मिनरल्स को छोड़ते नहीं हैं, वो रीअपटेक करते हैं। लेकिन जब हम कोई खुराक लेते हैं या कोई एसिडिक डाइट लेते हैं, जैसे जिसमें बेवरेजेस हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या और कोई सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं जिसमें लेमन हो सकता है, ऑरेंजेस हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो जब हम ये लेते हैं या बहुत शुगरी डाइट लेते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरियाज हमारे मुंह के pH को फॉल कराते हैं, जो कि 5.5 से नीचे गिरता है। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल pH। क्रिटिकल pH से बिलो दांत अपने मिनरल्स को लूज करना शुरू करता है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इस pH को फॉल करने के पीरियड को कम से कम करें, बहुत ज़्यादा सिट्रस और बेवरेजेस को अवॉइड करें ताकि दांत कमज़ोर ना हो, दांत अपनी सेहत बरकरार रख सकें। अगर दांत अपने मिनरल्स लूज कर जाएंगे तो वो वीकन होंगे। तो यहाँ इस किस्म के टूथपेस्ट जिनके अंदर ये मिनरल्स मौजूद हैं, ये बड़े इफेक्टिव और यूज़फुल साबित होते हैं। और कुछ लोगों को जिनको बहुत सेंसिटिविटी या बहुत वीक टूथ स्ट्रक्चर की शिकायत होती हैं, उनके लिए मार्केट में, लोकल मार्केट में तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में दुबई चले जाएं या कोई दुबई से आने जाने वाला हो, तो वहाँ 2000 ppm, 5000 ppm, 7000 ppm फ्लोराइड और 8000 ppm फ्लोराइड के भी टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं। ये दोनों तरह से काम करते हैं। ये लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेने चाहिए, बच्चों को नहीं देने चाहिए। बच्चों के लिए भी मैं इसमें एक बात ऐड करूँगा कि ये फिर सेंसिटिविटी को कुछ हद तक और कुछ हद तक लो मिनरल कंटेंट या कमज़ोर दांतों को ठोस बनाने के लिए भी मौजूद होते हैं इस किस्म के टूथपेस्ट। कई ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे जो एक बहुत मशहूर ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट्स आती हैं फ्लोरापिस्ट के नाम से। अच्छा, ये जो फ्लोराइड कंटेंट होता है ये बच्चों के टूथपेस्ट में 850 से कम होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 1250 ppm वाले तो या 1450 ppm वाले जो टूथपेस्ट हैं वो कम ही होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन हम जो कहते हैं। ये 850 ppm की रेंज में हमें मिलेंगे। बच्चों के टूथपेस्ट में इतने ही 750 850 ppm तक होते हैं। और फिर छोटे बच्चों को जिनको स्वॉलोइंग का इशू होता है ना, उनको स्पिट आउट करने का नहीं अभी अंदाज़ा हुआ था, 2, 4, 5 साल की उम्र के बच्चे, तो ऐसे बच्चों को बहुत कम क्वांटिटी में टूथपेस्ट दें, अगर वो स्वॉलो भी कर लें तो कोई मसला ना हो। और उनको कोशिश करें कि पीडियाट्रिक टूथपेस्ट दें जो बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे पीड्स के लिए बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़रा से जेली फॉर्म में होंगे, उनमें मिनरल कंटेंट भी थोड़ा कम होगा और उसमें ये फ्लोराइड वगैरह भी कम होगा कि उनको किसी तरीके से नुकसान नहीं होगा। बच्चों में दांत आना शुरू होते हैं 6 माह की उम्र में। सो व्हेन देयर इज़ अ टीथ in the mouth or tooth in the mouth,
ब्रशिंग मस्ट बी स्टार्टेड ना, लेकिन बड़ी जेंटल। जब दांत आते हैं बच्चों के तो उनकी जड़ें इतनी ठोस नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के जोर लगा के उनको ख़राब कर सकते हैं। तो मदर्स ये कर सकती हैं कि कोई कॉटन गॉज से, स्टेरलाइज कॉटन गॉज से या स्टेरलाइज कॉटन के पीसेस से उसको वाइप और क्लीन कर सकती हैं उस टाइम पे। बहुत हल्के लाइट छोटे ब्रश की मदद से उसको क्लीन कर सकती हैं। दिस इज़ व्हाट दे कैन डू। ज़्यादातर छोटे बच्चों में बॉटल फीडिंग की वजह से दांत ख़राब हो रहे होते हैं, तो वो टॉप फीड ले रहे होते हैं, ओवरनाइट ले रहे होते हैं, और वो यूज होते हैं उसकी वजह से भी। पेसिफायर से इतना मसला नहीं होता, क्योंकि पेसिफायर के साथ फूड नहीं जा रहा होता ना, तो पेसिफायर मुंह के सलाइवा इज अ बफर। ठीक है, तो आपका अपना सलाइवा जो है आपके दांतों की हेल्थ को खराब होने से बचाता है। ये कुदरती एक अल्लाह ताला ने उसमें एक ताकत और शिफा रखी है। लेकिन जब उसमें खुराक शामिल है तो उसका पीएच चेंज हो जाता है, तो वो जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है और वो पीएच दांतों को कमज़ोर करने में अपना एक किरदार अदा करता है। तो इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, शायद मेरे आम लोगों को समझ में भी नहीं आए कि आम लोगों को समझ में भी नहीं आए, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ बात पहुँचे और वो समझे कि उनको क्या करना है। तो बच्चों में हम थोड़े से अगर बच्चे बड़े हो जाएं, 6 माह से लेकर 2.5 साल की उम्र ऐसी होती है जब बच्चों के तकरीबन दूध के दांत मुकम्मल हो जाए, बहुत ज़्यादा 3 साल की उम्र तक। तो हम छोटे बच्चों को फिंगर ब्रशेज आते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं मार्केट में, वो आप फिंगर पे पहन लें, उनके ऊपर छोटे ब्रशेज होते हैं, उनसे जेंटली आप ब्रश कर लें। उस पर पेस्ट वगैरह ना भी लगाएं, या हल्का सा बिल्कुल लाइट सा पी साइज से कम भी पेस्ट लगा लें और उसको उससे कर लें, और वो अगर बच्चे सॉलो कर लें, इतनी कम क्वांटिटी में हो तो कोई मसला ना हो। और बड़े बच्चे हो जाएं, 5-6 साल के हो जाएं, वो देख के खुद कर सकें या आप उनको करवा सकें, अपने साथ उनको खड़ा करें। पेरेंट्स कर रहे हो, फादर या मदर कर रहे हो, तो उनसे ज़्यादा सीखते हैं, जिससे बच्चा ज़्यादा अटैच्ड है, उसके साथ खड़ा होकर देखे तो वो खुद भी कोशिश करेगा और लर्न करेगा। आप खुद ज़रूर उसको मॉनिटर भी करें और करवाएं भी। आप उसको खुद से एडमिनिस्टर करें, हम इसको कहते हैं कि आप उनको करने तो दें, लेकिन उसको फिनिश ऑफ आप खुद ही करें। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, अच्छा फ्लोराइड की क्वांटिटीज़ हमें बहुत सारी चीज़ों से मिल जाती है ना, इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे कि व्हाट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपोजर ऑफ फ्लोराइड और उससे फ्लोरोसिस कैसे हो सकता है, इसमें हम आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं। जो दूध के दांत हैं वो 6 और 12 साल की उम्र के बीच में झड़ना शुरू होते हैं, और इस ही मुद्दत में पक्के दांत साथ साथ आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला ये है बच्चों के से रिलेटेड कि अगर उनके किसी दांत में ख़राबी हो जाए तो बड़े बूढ़े और बुज़ुर्गों का ये कहना होता है कि ये तो दूध के दांत है, तो गिर जाएंगे, इसको क्या निकलवाना या क्या ठीक कराना। लेकिन वो बच्चे इतनी अजियत का शिकार होते हैं कई बार कि वो रातों को उठ के रोते हैं, वो दिन भर कुछ खा पी नहीं सकते, तो उनकी डाइट भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनकी डेली की एक्टिविटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चों में। सो उनको ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी डाइट, अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए, अपनी बोन्स की ग्रोथ के लिए भी चाहिए अच्छी डाइट, और अगर उनकी कोई दांत में तकलीफ़ है तो वो चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चों के दांत में तकलीफ़ है तो कुछ नहीं करें। जब छोटी प्रॉब्लम है, वही बात जो हमने जहाँ से बुनियाद शुरू की थी आज के डिस्कशन की, कि हर 3 महीने पे हर किसी का चेकअप होना चाहिए। वो भले 6 माह का बच्चा है जिसका दूध का दांत आया है, या 1 साल का ऐसा बच्चा है जिसके मुंह में दांत नहीं आ रहा है, या 2-2.5 साल का ऐसा बच्चा है जिसके मुंह में दांत नहीं आ रहा है। तो हर चीज़ को देखना, परखना और समझना बहुत ज़रूरी है, और ताकि पेरेंट्स को अच्छी, सही और मुतवाज़न गाइडेंस मिल सके कि उन्होंने करना क्या है। सही। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की बात आई तो बच्चों में ये देखा जाता है कि उनमें थंब सकिंग की जो है बहुत आदत होती है, तो इससे क्या टीथ अलाइनमेंट में कोई इशू आता है? जी, सिर्फ थंब सकिंग नहीं, हम जब अलाइनमेंट की बात करते हैं, दांतों में मैल अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही है। हम इसको मल्टीफैक्टोरियल एनालिसिस पे डालते हैं, या बहुत सारे फैक्टर्स को असेस कर रहे होते हैं। थंब सकिंग सिर्फ अकेली भी एक फैक्टर है, लेकिन वो सामने के ऊपर के दांतों को और नीचे के सामने के दांतों को कुछ हद तक डिस्टर्ब करता है, या तालू की शेप को मुतासर करता है।
ब्रॉडली ये जेनेटिक इश्यूज होते हैं, इनहेरिटेड फैक्टर्स होते हैं, मैक्सिला की और मैंडिबल अपर जॉ और लोअर जॉ की ग्रोथ के इश्यूज होते हैं। तो किसी एक में कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन कई रेयर केसेस में कुछ इस तरह की वजह गालिब भी होती हैं। कोई एक आध वजह ही होती है जिसके सिर्फ 2 दांत सामने के बहुत बाहर हैं और कोई इशू नहीं है। तो असेसमेंट के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि क्या इसका ये मसला सिर्फ थंब सकिंग की वजह से या बहुत सारी चीज़ों की वजह से। सही है। और ब्रेसेस की कब ज़रूरत पड़ती है? आपका जो भी सवाल है वो कि ब्रेसेस के लिए क्या आइडियल एज है ना, तो हम आज के दौर में 8 से 80 साल तक कभी भी आप ब्रेसेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट एज है वो 12 से 18 साल की उम्र के दरमियान, ये टीनेजर्स जो होती हैं, उसमें जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उतना बोन की डेंसिटी बढ़ती जाती है और बोन में मूवमेंट्स मुश्किल होती हैं, देर से अचीव होती हैं और रीलैप्स के कई बार दांतों के अपनी जगह छोड़ के वापस आने के चांसेस भी कुछ हद तक होते हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन कुछ हद तक उसमें दोबारा से मैलअलाइनमेंट आ सकती है। 8 से 12 साल में भी इंटरसेप्टिव इंटरवेंशन की जा सकती है, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स की जा सकती है, लेकिन इससे अमूमन हमारे यहाँ बच्चों के लिए ज़रा सा इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपका असल इलाज तभी सही शुरू होगा जब 12 साल में 13 साल में दांत सारे पक्के मुकम्मल हो चुके होंगे। तो वो अननेसेसरी 8 साल की उम्र पे शुरू करने वाले इलाज में अननेसेसरी वक्त लगेगा। 5-6 साल तक बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे ट्रीटमेंट में। सो इट इज़ मोस्टली बेटर कि आप 8 साल में चेक करवा लें, अपने डॉक्टर से मशवरा ले लें कि क्या इस बच्चे के लिए ये सबसे बेस्ट वक्त है शुरू करने का, क्योंकि कुछ बच्चों में अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अक्सरियत में 12 साल के बाद भी चीज़ें की जा सकती हैं। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या है, उस पर थोड़ा सा बताइएगा और थोड़ा सा फ्लॉसिंग से रिलेटेड भी बताइएगा कि क्या है फ्लॉसिंग और किस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, जो ब्रशिंग टेक्निक है जो आजकल बहुत अपडेटेड टेक्निक है उसको कहते हैं मॉडिफाइड बास मेथड। ठीक है। तो मॉडिफाइड बास मेथड के अंदर एक अहम चीज़ ये है कि आपने 45 डिग्री के ऊपर अपने ब्रश को रखना है। अगर आपका ये दांत है और ये पीछे गम्स है तो आप अपने ब्रश को 45 डिग्री के ऊपर ब्रश को रखेंगे और आप वाइट टू पिंक ब्रश करेंगे। वाइट टू पिंक का मतलब ये कि आप सफ़ेद दांत की तरफ से ब्रूम करते हुए जाएंगे, 45 डिग्री पे ब्रूम करते हुए जाएंगे टुवर्ड्स द गम्स। ठीक है। इस तरह आपके दांत भी ब्रश हो जाएंगे और आप अपने गम्स को भी ब्रश कर देंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम, बहुत सारे लोगों के लिए किसी भी मेथड को फॉलो करना ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन आसान बात यही है कि आप वाइट टू पिंक ज़रूर ब्रश करें। दूसरा ये है कि आप सारी की सारी सर्फेसेस, सामने के दांत, पीछे के दांत, बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से, नीचे के दांतों की भी इस तरह 6 सर्फेसेस बनेंगी, फ्रंट, दोनों साइडें, इसी तरह अंदर। ठीक है, ठीक है, और यही ऊपर भी बनेंगी 6 सर्फेसेस। तो इनको अच्छे तरीके से ध्यान से 45 डिग्री के ऊपर आप रख के कोशिश करें कि वाइट टू पिंक ब्रश कर लें। इसके साथ आप थोड़ी सी सर्कुलर मूवमेंट कर लें, थोड़ा सा आगे पीछे ब्रूम कर लें, तो ये ओवरऑल आपको क्लीनिंग में हेल्प कर देगा। इसी चीज़ को हम मॉडिफाइड बास भी कहते हैं। और ये 2-3 चीज़ें अगर आप मिक्सअप करके कर लें तो आप अच्छे तरीके से अपने दांतों को ब्रश कर लेंगे। आप 3 मिनट का वक्त रखें। 30 सेकेंड आप पीछे के दांतों के लिए, 30 सेकेंड सामने, 30 सेकेंड पीछे, 1.5 मिनट तकरीबन आप अपना नीचे के दांतों पर लगा लें। 1.5 मिनट आप इस तरह पीछे, सामने और फिर पीछे, लेफ्ट और राइट जाते हुए 1.5 मिनट ऐसे लगा लें। 3 मिनट ब्रश कर लेना चाहिए। आप अपनी एफिशिएंसी और नीड के हिसाब से भी इसको ऑल्टर कर सकते हैं, 2-2.5 मिनट, या आप इसको 3.5-4 मिनट। कुछ लोगों को ब्रश हैंडल करने का भी इशू हो सकता है ना, मैनुअल डेक्सटेरिटी का इशू हो सकता है। उनको कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, कभी स्ट्रोक हुआ हो, पैरालिसिस का अटैक हो, कुछ वो अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं कर सकते हो, तो वो कुछ ना कुछ तरीके से अपने ब्रश को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी की हेल्प ले सकते हैं।
इस तरह भी अगर आर्म ब्रश करने में भी उनको प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और करे तो उसके लिए भी आसान हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 1,500-2 हज़ार रुपये का एक अच्छा ब्रांडेड ब्रश आपको मिल जाएगा। ऑल्दो कि वो चाइना से ही बने होते हैं, लेकिन चाइनीज़ ब्रांड्स के भी होते हैं, वो और सस्ते मिल जाएंगे आपको, 800-1000 रुपये में मिल जाएंगे, 1200 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन वो इतने अमूमन लॉन्ग लास्टिंग और एफिशिएंट नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस, क्योंकि वो वैसे ही बड़ी हैंड ग्रिप के साथ होते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट टू इट। हम इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस में भी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साकिब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो एंड प्रोवाइडिंग अस विद सच गुड टिप्स। और अपने व्यूअर्स से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, आप अपनी डेंटिस्ट को विज़िट ज़रूर करते रहें, फ्रिक्वेंटली विज़िट्स करें, और इससे पहले कि कोई डेंटल इश्यूज़ हो उनको पहले ही प्रिवेंट करना इज़ ऑलवेज़ बेटर। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।